रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ यूनिट नंबर 1 है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ क्या है, ये असल में कायद आज़म का एड्रेस है ढाका यूनिवर्सिटी में 24 मार्च 1948 को। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टूडेंट्स को कुछ मैसेजेस दिए थे। एड्रेस तो कह लें, एड्रेस की जगह अगर हम ये कह लें कि एक गाइडलाइन थी, एक मैसेज था फॉर द फ्यूचर लाइफ, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या है जिक्र किया गया है, आइए इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहाँ पर मिस्टर चांसलर के बाद कॉमा है, लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद भी कॉमा है। अब यहाँ पर पता चल गया हमें कि ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। अगर अमेरिकन लैंग्वेज होती तो इसके बाद कॉलन आना था, क्योंकि अमेरिकन फॉर्मल लैंग्वेज में कॉलन यूज़ होता है। कॉलन एक पंक्चुएशन मार्क है। हम जब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी जो है ना वीडियोस अपलोड करेंगे, वो मैं तैयार कर चुका हूँ लेक्चर पर, सब उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है, एलिप्सिस क्या होते हैं, डैशेस और हाइफन, ये सारे का सारा जो है ना इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर, जब मुझसे रब्ता किया गया वाइस चांसलर की तरफ से, विद अ ग्रेट रिक्वेस्ट या विद अ रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त के साथ, टू डिलीवर अ कन्वोकेशन एड्रेस, कि एक कन्वोकेशन का हिताब आपने देना है। अच्छा, यह हिताब करना है। आई मेड इट क्लियर टू हिम, मैंने इनको वाजिया कर दिया था। अब यहाँ पर उनको नहीं आना, इनको क्यों, जाहिर सी बात है उस कॉन्वोकेशन में चांसलर और वाइस चांसलर दोनों मौजूद थे, तो इसलिए कायदे आज़म ने उनकी तरफ इशारा करके कहा आई मेड हिम क्लियर, मैंने इनको वाजिया कर दिया था, दैट के देयर वर सो मेनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस है, बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफियत है, दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं नहीं तैयार कर सकूंगा एक खास जो है कॉन्वोकेशन का जो हिताब है ऑन एकेडमिक लेवल, तालीमी सतह का, विद रिगार्ड्स टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, उन खास मज़ामीन के ऊपर, विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, जो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, सच एज आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन, और इसके साथ साथ डिफरेंट मज़ामीन जो है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉल्स ऑन और कॉल्स एट दो वर्ब फ्रेज हैं। कॉल्स ऑन का मतलब होता है कि किसी जगह पर मिलने जाना, ठीक है, और कॉल्स एट का मतलब होता है वक्त पर मिलने जाना। अब इसकी एग्जांपल मैं कह दूं, आई विल कॉल यू ऑन फलां रोड या फलां मार्केट, तो वो जगह का नाम आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने 8 बजे तुम्हें मिलने आना है, आई विल कॉल यू एट 8 PM, तो यहाँ पर आ जाएगा कि मैं 8 बजे आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, भी यहाँ पर टाइम आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, आई डिड हाउएवर। अच्छा, हाउएवर क्या है यहाँ पर, हाउएवर जो है ये एडवर्बियल कंजंक्शन है, ठीक है। अब कहीं पे कंजंक्शनल एडवर्ब भी है, ये एडवर्बियल कंजंक्शन, ये एक ही चीज़ है। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब एडवर्ब का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडवर्ब के एज अ मॉडिफायर और एडवर्ब जो है इसके आगे हम ये कह लेंगे जब इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तो फिर इसमें इसकी टाइप का हिस्सा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चाहते तो हाउएवर स्टार्ट में भी लिख सकते थे, तो फिर एक कॉमा आना था, क्योंकि एडवर्बियल कंजंक्शन है तो एडवर्बियल कंजंक्शन से पहले और बाद में कॉमा आता है, और अगर इसको दरमियान में लिखा जाए। अच्छा, प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स, आई डिड हाउएवर प्रॉमिस, ताहम मैंने वादा कर लिया था, टू से अ फ्यू वर्ड्स, कि कुछ लफ्ज कहूँगा, कुछ अल्फाज कहूँगा, टू द स्टूडेंट्स ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर तालिब इल्मों से कुछ ना कुछ बात ज़रूर करूँगा, एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट, ये उसकी वादा, ये उस वादा पूरा करने के लिए है, ऑफ दैट प्रॉमिस, उस वादे को पूरा करने के लिए है, दैट आई विल एड्रेस यू नाउ, कि मैं अब आपसे खिताब करूँगा। अच्छा, अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि कायदे आज़म की इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब एक बंदा जितना अभी उसने तैयार नहीं किया, तो इसने इतने ज़्यादा अल्फाज बोल दिए कि मतलब अभी ये क्रक्स है, ये पूरी स्पीच नहीं है, ये सिर्फ एक कह लेंगे स्पीच का एक हिस्सा है। अगर वो प्रिपेयर होते तो फिर उन्होंने तो तकरीबन कह लेंगे 15 से 20 पेजेस की स्पीच लिखवा देनी थी। तो ये कायदे-आज़म की एबिलिटी है, कायदे-आज़म की ये कैपेबिलिटीज़ में शामिल है कि वो ऑन द स्पॉट कुछ भी जो टॉपिक दिया जाता था उसके ऊपर वो एड्रेस कर लेते थे। First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाइस चांसलर का,
फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स। फ्लैटरिंग वैसे खुशामद करना होता है, चापलूसी करना होता है, लेकिन यहाँ पर खुशामद नहीं होता, एडमायर करना, तारीफ यानी कि तारीफ के अंदाज में मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन विच जिसमें ही रेफर टू मी, उन्होंने मुझे रेफर किया, जो उन्होंने मुझे मतलब आपके सामने पेश किया, आपके सामने आने का मौका दिया, ये कह सकते हैं। मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम, मैं जो भी हूँ, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, और मैं जो भी करने के काबिल हुआ हूँ, मतलब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अलग वतन बनाने के लिए, या जो भी एफर्ट मैंने किए, जो भी काम करने के काबिल हुआ हूँ, आई हैव डन इट, मैंने ये किया है, मेयरली, सिर्फ एज अ मेयर ऑफ ड्यूटी, अपने फर्ज को पूरा करने के लिए, विच इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है लाजिम, कंपल्सरी, जरूरी है, अपॉन एवरी मुसलमान, हर मुसलमान के लिए, टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, कि अपने लोगों की खिदमत करे ईमानदारी के साथ और बगैर किसी लालच के, बेलौस होकर। तो ये 2 पैराग्राफ हमारे हो गए मुकम्मल। तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट हियर स्पीकिंग यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट। आपसे जो मैं हिताब कर रहा हूँ ना, या आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बात करने का जो हिताब जो है मेरा आपसे, ये मैं एक रियासत के सरबराह की हैसियत से नहीं कर रहा, बट एज अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एंड एज वन हु हैज ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, एक उस हैसियत से कि जिसने आपके साथ हमेशा एक मोहब्बत रखी है, एक अफेक्शन रखा है, एक प्यार रखा है, एक लव रखा है। Many of you have today got your diplomas and degrees. आप में से बहुत सौ ने आज अपना डिप्लोमा और डिग्री और सनद जो है वो मुकम्मल कर ली है। Many of you have today got your diplomas and degrees. आप में से बहुत सौ ने have got हासिल कर ली है, मतलब अचीव कर लिया है आपने, एक लेवल, अपना एक लेवल बना लिया है, डिप्लोमास एंड डिग्रीज, डिप्लोमा और अपनी सनद हासिल कर ली है आपने। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, जस्ट एज यू हैव वॉन द लॉरल्स। लॉरल्स कहते हैं, वैसे कहते हैं मोतियों को भी कहते हैं, एक मतलब डिफरेंट मानों में आपके जो कह लेंगे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे अवार्ड, यहाँ पर हम ये कहेंगे जस्ट एज यू हैव वॉन द लॉरल्स, जैसे ही आपने अवार्ड हासिल कर लिया है, एजाज हासिल कर लिया इन योर यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी में, एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ, और अपने आप को इस काबिल कर लिया है, इतना काबिल बना लिया है, सो आई विश यू ऑल सक्सेस, मैं आप सबकी कामयाबी की दुआ करता हूँ, इन द वाइडर, एक वसी एंड लार्जर वर्ल्ड, और एक बहुत बड़ी दुनिया में। मतलब अब आपकी सही प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो रही है। पहले आपकी जो लाइफ थी वो जस्ट लर्निंग थी। नाउ आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन, आफ्टर लर्निंग, इट्स टाइम टू सर्व, इट्स टाइम टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं दैट यू विल एंटर, वही चीज कि जिसमें आप दाखिल होंगे। अच्छा, मेनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कॉलिस्टिक करियर, मतलब आप में से बहुत सौ का तालीमी में जो है करियर जो है ख़त्म हो रहा है, मतलब तालीमी तर्ज ज़िंदगी कह सकते हैं, तालीमी तर्ज ज़िंदगी जो है वो आज मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, वही चीज़ जो मैंने अभी पहले बताई है, थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के आगाज में। वैसे थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखट, दरवाजा, लेकिन यहाँ पर वही जिंदगी का एक दरवाजा है ना। अब आपने उस जिंदगी के उस दरवाजे, उस नई जिंदगी का आगाज करना है यहाँ से। Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. अच्छा, like your predecessors होता तो अपने आबा अजदाद की तरह। Unlike your predecessors कहते हैं ancestors को, आबा अजदाद। अब यहाँ पर मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूँ, मैं ये कह सकता हूँ अपने आबा अजदाद की निस्बत। ठीक है, यू फॉर्चुनेटली लीव, आप खुशकिस्मती से छोड़ रहे हैं दिस यूनिवर्सिटी, इस तालीमगाह को। समझ गए आप? अच्छा, इस तालीमगाह को छोड़ रहे हैं टू एंटर
लाइफ अंडर द सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत में ऑफ योर ओन, अपनी खुद मुख्तार आज़ाद रियासत में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, इट इज नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स, ये अब जरूरी है कि आप और आपके साथी जो तालिब इल्म हैं fully understand the implications of the revolutionary change। ठीक है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसको implications कहते हैं लागू करना, significance असरात भी कह सकते हैं। understand the implications, उस असरात को समझें of revolutionary change, एक इनकलाबी तब्दीली के असरात को समझें that took place on the birth of Pakistan, जो कि अभी पाकिस्तान के वक्त लागू यानी कि बर्पा हुआ, एक ऐसा इनकलाबी तब्दीली जो कि हमें पाकिस्तान के वक्त नमूदार हुई, ये कह सकते हैं। We have broken the shackles of slavery, हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला है। We are now a free people, अब हम आजाद लोग हैं। Our state is our own state, हमारी रियासत अब हमारी अपनी रियासत है। Our government is our own government, हमारी गवर्नमेंट अब हमारी जाती गवर्नमेंट है, जिसे उर्दू में गवर्नमेंट कहते हैं, इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। Of the people, responsible to the people, अब लोगों के जिम्मेदार हैं। Of the state, रियासत के, मतलब लोग रियासत के लोगों के जिम्मेदार हैं अब। And working for the good of the state, और काम करना है रियासत की भलाई के लिए। फ्रीडम हाउएवर, यहाँ पे फिर वही एडवर्बियल कंजंक्शन को दरमियान में लिखा, इसलिए इससे पहले और बाद में कॉमा इस्तेमाल हुआ। फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन्स लाइसेंस, अब ये आज़ादी का मतलब इजाजतनामा नहीं है। It does not mean, yeah, it doesn't mean that you can now behave just as you please, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस तरह से मर्जी सलूक करें, जिस तरह से मर्जी तर्ज जिंदगी अपनाएं, जैसा कि आप चाहें अपने आप को खुश करने के लिए। एंड डू व्हाट यू लाइक, और जो आप पसंद करते हो वही करें। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल और ऑफ द स्टेट, इरिस्पेक्टिव बरक्स, मतलब अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जस्ट एज यू प्लीज, कि जैसा अपने आपकी मर्जी हो। एंड डू व्हाट यू लाइक, और जो आप करें बिल्कुल बरक्स होकर, कि लोगों और रियासत के मुफाद से बिल्कुल बालातर होकर, मतलब आप वो करें कि जिसमें लोगों का नुकसान हो ना हो, रियासत का नुकसान हो ना हो, फायदा हो ना हो, बस आप अपनी मर्जी करें, ऐसा नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, फ्रीडम का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए अपनी रियासत, अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए भलाई का काम करें। ये असल में कायदे आज़म का मैसेज था जो लोगों को डिलीवर करना चाहते थे। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू, रेस्ट ऑन यू का मतलब फॉल ऑन यू, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। एंड ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, नाउ मोर देन एवर, अब पहले से भी ज्यादा, इट इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए अब जरूरी है, टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन, कि अब हमें काम करना है एक मुत्तहिद और बाअसूल कौम बनकर। व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल, अब हमें सबसे हम सबकी क्या जरूरत है, इज कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, एक तहलीकी जज्बा चाहिए। एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, ना ही झगड़ालू जज्बा चाहिए। मिलिटेंट तो मतलब यही है ना कि फौज है हमारी, वो बॉर्डर पर लड़ती है, ठीक है, और वो फौज जो है वो तहलीकी जज्बे से नहीं लड़ सकती, वो मिलिटेंट जज्बे से लड़ सकती है। तो हम सिविलियन हैं, हम अवाम हैं, हमने करना है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट अपने अंदर डेवलप, जबकि आर्मी ने डेवलप करना है मिलिटेंट स्पिरिट। और ये दोनों स्पिरिट का जब अपना अपना उसमें लेके चलेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो नेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अच्छा, अब वही कह रहे हैं कि मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, अब वो कह रहे हैं कि हमें एक तहलीकी जज्बा चाहिए, वो झगड़ालू जज्बा नहीं चाहिए कि जब हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे थे, कि मतलब हम अपनी फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, अब हमने हासिल कर लिया है, अब हमने अपना मुल्क बना लिया है, अब हमें मिलिटेंट स्पिरिट की जरूरत नहीं है। मिलिटेंट स्पिरिट की जरूरत सिर्फ आर्मी को है, पाक आर्मी को है, वो उस जज्बे को लेकर हमारे जो है मुल्क के दिफा करेंगे, हमारे जो कह लेंगे सरहदों के हिफाजत करेंगे, और हमने कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को लेके इस पाकिस्तान को जमीन से आसमान की तरफ लेकर जाना है, कामयाबियों और बुलंदियों की तरफ। असल में ये उनका मकसद था। इट इज फॉर मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, अब ये बहुत मुश्किल है कि बनाया जाए, देन टू हैव अ
militant spirit for the attainment of the freedom. It is far more difficult, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है to construct कि बनाया जाए than to have a militant spirit. अब देखो यहाँ पर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, वो कह रहे हैं कि पहले तो हमारे अंदर पाकिस्तान को हासिल करने के लिए एक मिलिटेंट स्पिरिट था, हम लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है, आज़ादी हासिल कर ली। अब उसके बाद हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हमने उसको लेकर चलना है, हमने आगे उसको लेकर आगे लेकर चलना है कि अब हमने जो है मिलिटेंट स्पिरिट को रखना है साइड पे और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को लेकर आगे निकलना है। इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम। ये बहुत आसान है कि जेल चला जाया जाए या आज़ादी के लिए लड़ा जाए, देन टू रन अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट चलाने से बेहतर है कि इंसान जेल चला जाए या आज़ादी के लिए लड़े। मतलब कह रहे कि वो आसान था, हमने जब आज़ादी की जंग लड़ी, जेलों में भी गए, तो वो आसान था। जब अपने पाकिस्तान अब हासिल कर लिया है तो अब डिफिकल्टीज शुरू हुई हैं। सही, उनके कहने का मतलब ये है। लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफिकल्टीज। वही बात आ गई कि अब मैं आपको कुछ मुश्किलात के बारे में बताना चाहता हूं दैट वी हैव ओवरकम, जिस पे हमने काबू पा लिया है, एंड ऑफ द डेंजर्स, और उन खतरात से दैट स्टिल लाई अहेड, और ऐसे खतरात जो आगे अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें एक्सप्लेन यही होगा, तो यही होगा ना कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बहुत से लोग इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान, मुसलमान जो है वो पाकिस्तान आए, और जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, रहने के लिए कोई खास जगह भी नहीं थी, तो वो सारे के सारे वो सारी इसमें जो है ना वो मेंशन करेंगे। अब ये खतरात के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थ्वार्टेड इन देयर डिज़ायर टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान ना बन सके, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। थ्वार्टेड का मतलब होता है मकसद ना पूरा होने देने के लिए साजिशें खेलना, ठीक है, यह मकसद ना पूरा होने देना। Our enemies turned their attention to finding ways, यानी उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज कर दी थी टू फाइंडिंग वेज कि ये रास्ते तलाश किए जाए, एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, और कोई ऐसे राह देखें कि जिससे हमें कमज़ोर किया जाए और हमें तबाह कर दिया जाए। Thus, ताहम, hardly had the new state come into being. अच्छा, बड़ी ही मुश्किल से ये जो नई रियासत है came into being. When came the पंजाब, जब ये पंजाब से शुरू हुआ सिलसिला। अच्छा, यहाँ पे ये कह सकते हैं एंड डेली, जब ये सिलसिला शुरू हुआ, होलोकॉस्ट, थाउजेंड ऑफ मैन, होलोकॉस्ट कहते कत्लेआम हो गया, खून बहाव, हर जगह खून की नदियाँ बह गई, हज़ारों लोगों की, वुमेन एंड चिल्ड्रन, अच्छा, वर मर्सीलेसली बुचर्ड। यहाँ पर अब देखें बात है, बुचर्ड का मतलब ज़िबा कर दिया गया, वैसे तो कहते हैं कत्ल करना, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ज़िबा तक कर दिया गया। एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, और फिर लाखों लोगों को घरों से निकाल दिया गया। ओवर 50 लैक्स ऑफ दीज, ओवर 50 लाख, अब तो यहाँ पे लाख लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन असल में LACS होता है, लैक्स, ठीक है, लेकिन चलो ये पे हो जाता है। ओवर 50 लाख्स ऑफ दीज अराइव्ड इन पंजाब विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, और फिर क्या था, जो लाखों यानी कि 50 लाख के करीब जो लोग थे, इससे ज़्यादा जो लोग थे, वो हफ्तों के अंदर, हालांकि सफ़र तो 1-2 दिन का था, लेकिन छुपते छुपाते, जान बचाते हुए, और वो भी बात चली गई सालों में, सालों में कह रहा हूँ, बात चली गई हफ्तों में। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज, फिर क्या था, इन बेचारे जो पनाह गुज़ीर थे, उनका ख्याल रखना, उनको दोबारा से आबाद करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से आबाद करना। स्ट्राइकन इन बॉडी एंड सोल, टूटे फूटे हुए थे, कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि ये सताए हुए जिस्म और रूह से बुरी तरह से झुलसे हुए थे, सताए हुए थे। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किल सामने लेकर आए, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट, जो कि शायद बड़े से बड़े एस्टेब्लिश्ड एक तरक्की याफ्ता मुल्क को भी तबाह कर दे। ऐसे मसाइल लेकर आए कि जिससे एक तरक्की याफ्ता रियासत जो है वो भी तबाह हो जाए। बट दोज ऑफ आवर एनिमीज, लेकिन वो हमारे दुश्मन थे, हु हैड होप्ड टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग,
बिगनिंग के मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट दोज ऑफ आवर एनिमीज, लेकिन वो जो हमारे दुश्मन थे, हु हैड होप्ड, जिन्होंने उम्मीद लगा ली थी, टू किल पाकिस्तान, के पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, एट इट्स वेरी इंसेप्शन, बिगनिंग जिसे कहते हैं, अपने आगाज में, यानी कि इन्फेंट, एक बच्चे, कहते हैं ना कि नौमौलूद बच्चे की हालत में ही वो कोशिश थी कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। बट बाय दीज मीन्स, ऐसी हरकतों से वर डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। Not only has Pakistan survived the शॉक ऑफ दैट अपहीवल, पाकिस्तान ना सिर्फ इन इनकलाबी मसाइल से ना सिर्फ पाकिस्तान बच गया, बट ऑल्सो इट हैज़ इमर्ज, ये नमूदार हो गया, स्ट्रोंगर, ताकतवर, मोर चेस्टेड एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर। मतलब चेस्टेड का मतलब है सुधरना, यानी कि बहुत ज़्यादा सुधर गया, बेहतर हो गया, एंड बेटर इक्विप्ड, और हर तरह से मालो माल हो गया, देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 2 में हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल कर लें, और अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट पे इंशाल्लाह जो है 1-2 दिन के बाद मैं इसकी अगली वीडियो भी अपलोड कर लेता हूँ। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।